सभी का डाउटनेट पर। बेटा जी बात कर रहे हैं यहाँ पर वंशागति और विविधता के सिद्धांत की, जिसमें हमने मेंडलवाद पूरा पढ़ लिया था। पिछली क्लास में, पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था परीक्षार्थ क्रॉस के बारे में, यानी टेस्ट क्रॉस के बारे में। अब आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है व्युत्क्रम क्रॉस। क्या होता है अभी बात करेंगे, फिर उसके बाद मैं लेकर आऊंगा क्विज और लास्ट में मैं आपको दूंगा बेटा जी होमवर्क। ठीक है, चलें पढ़े किसके बारे में? व्युत्क्रम क्रॉस के बारे में। ठीक है, आइए समझते हैं बेटा जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन? व्युत्क्रम क्रॉस। देखिए व्युत्क्रम क्रॉस को पहले तो बात करते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। क्या नाम देते हैं? रेसिप्रोकल क्रॉस। अब व्युत्क्रम रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? उल्टा। आप बोलेंगे सर उल्टा तो पिछले क्रॉस में भी था, है ना, याद आ रहा है? संकर, पूर्वज, संकरण, उसमें भी तो उल्टा। वहां उल्टा नहीं था, वहां पीछे था। मीनिंग क्या था? पूर्वज का मतलब पीछे की तरफ, बैक, पीछे। बैक का मतलब क्या होता है? पीछे, उल्टा नहीं। यहां पर है वर्ड क्या? रेसिप्रोकल, यानी उल्टा, बदल दिया, पलट दिया। उसको हम क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल। अब क्या पलट दिया, किसको पलट दिया? आइएगा ध्यान से सुनिएगा क्या करते हैं इस क्रॉस में, देखना समझना। देखिए इस क्रॉस में हमने क्या किया, मान लेते एक नर लिया, एक नर लिया जो लंबा था, एक नर लिया जो लंबा था। जीनोटाइप मत सोचना, बस दिमाग में सोचना। एक नर है लंबा, क्रॉस कराया मादा से जो है बोनी। हमें F1 पीढ़ी कौन सी मिलेगी? आप सीधा सीधा बोलेंगे सर F1 पीढ़ी हमें कैसी मिलेगी? लंबी। कैसी मिलेगी? लंबा मिलेगा। हो सकता है वो नर हो सकता है वो मादा हो, जो भी हो। यानी कहने वाली बात है, इसको समझना, इसको समझना। मैं अपनी ही बात करता हूं कि मेरे पिता लंबे, मेरी माता बोनी, मैं कैसा आ गया? लंबा। चलिए, है ना, इतनी सी बात समझ में आ गई। अब मैं क्या करने वाला हूं? पलटने वाला हूं। क्या पलटने वाला हूं? समझना। अब मैं नर जो लूंगा, यानी पिता जो लेंगे, वो लेंगे बोने, और माता हमने ले ली कैसी? लंबी। क्या आपको यहां पर लिंग परिवर्तन दिख रहा है या नहीं दिख रहा? क्या आपको यहां पर सेक्स बदलता हुआ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है इस क्रॉस में? तो रेसिप्रोकल का मतलब ही क्या है? पलटना। किसको पलट रहे हैं? लिंग को हम क्या कर रहे हैं? पलट रहे हैं। सेक्स को हम क्या कर रहे हैं? बदल रहे हैं। एक तरफ जहां नर लंबा है, उसी कंडीशन में नर कैसा ले लिया? बोना। जहां मादा कैसी थी? बोनी थी, वहां पर अब मादा कैसी ले ली है? लंबी। अब आप मुझे बताएं, यहां पर जो F1 आएगी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, कैसा आएगा भैया? यहां पर लंबा ही तो आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? खुद देख लो, जीनोटाइप देख लो। कैपिटल टी है, स्मॉल टी है। F1 कैसा आया? लंबा। यहां पर भी F1 कैसा आया? लंबा। यानी ध्यान से सुनना, यानी अगर आप सेक्स बदलते हैं, अगर आप लिंग परिवर्तन करते हैं, ऐसा क्रॉस क्या कहलाता है? रेसिप्रोकल क्रॉस, यानी व्युत्क्रम क्रॉस, जिसमें F1 जो आती है वो सेम आती है। चाहे आप लिंग परिवर्तन कर दो तो भी F1 क्या आ रही है? सेम आ रही है। यानी इसको इस तरीके से समझिए, एक हमने क्रॉस कराया जिसमें नर जो था वो लंबा था, मादा जो थी वो बोनी थी, उनका बच्चा कैसा आ गया? लंबा आ गया। वही हमने क्या देखा? नर हमने बोना ले लिया, मादा लंबी ले ली, फिर भी बच्चा कैसा आया? लंबा आया, है ना। समझ में आ गया? तो ऐसा क्रॉस क्या कहलाता है बेटा जी? आपका व्युत्क्रम क्रॉस। मीनिंग समझ में आ गया? वह क्रॉस जिसमें हम लिंग क्या करते हैं? बदलते हैं, परिवर्तन नहीं कर रहे, बदल रहे हैं। ऐसा क्रॉस क्या कहलाता है? आपका व्युत्क्रम क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस, जिसमें F1 जो पीढ़ी जो आ रही है उसके लक्षण नहीं बदलते। याद रखना, ठीक है, लिख दूं? व्युत्क्रम क्रॉस या रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है बेटा जी? याद रखना, वह क्रॉस जिसमें लिंग यानी सेक्स
जो है मेल है या फीमेल, जिसे हम बोलते हैं लिंग, क्या करते हैं, बदल देते हैं। क्या कर देते हैं, लिंग को बदल देते हैं। ठीक है, एक क्रॉस में जहां नर अगर प्रभावी लक्षण को दिखा रहा है तो उसी में ही दूसरे क्रॉस में नर अप्रभावी लक्षण को दिखाएगा। ठीक है, वह क्रॉस जिसमें हम लिंग बदल देते हैं। ठीक है, परंतु F1 पीढ़ी के लक्षणों में कोई परिवर्तन नहीं होता। कोई परिवर्तन नहीं होता है। जरा सोचिए, हमने लिंग बदल दिया, जहां नर हमने प्रभावी लिया था, अब नर क्या ले रहे हैं, अप्रभावी ले रहे हैं। लेकिन ये करने के बावजूद, यानी बदलने के बावजूद, हमारा जो F1 है वो सेम लक्षण दिखा रहा है। यहां पर भी लंबा, यहां पर भी लंबा। ऐसा क्रॉस क्या कहला रहा था, हमारा व्युत्क्रम क्रॉस। ये सिंपल सा मीनिंग था। ठीक है, अब इधर देखना बेटा जी, मैं एक बार और क्रॉस करके दिखा रहा हूं व्युत्क्रम क्रॉस। देखना, आपको याद आ रहा है, मैंने एक पादप के बारे में आपको बताया था। अगर याद आ रहा हो, अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद आ रहा तो बस इतना सा सुनना। आपको याद है मिराबिलिस जालप्पा, ये नाम याद है, मिराबिलिस जालप्पा। बताया है आपको, अपूर्ण प्रभाविता में हल्का सा हिंट दिया था। अगर याद नहीं है कोई बात नहीं, आएगा डिटेल में। मिराबिलिस जालप्पा, ठीक है, जिसे हम गुलेबांस भी बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखना बेटा जी, एक पेड़ है, कौन, मिराबिलिस जालप्पा, गुलेबांस। ठीक है, जिसमें हमने नर जो लिया है ना, नर, उसकी जो पर्ण है, ध्यान से सुनना, उसमें पर्ण का रंग जो हमने देखा नर में, वो कैसा था, हरा था। कैसा था, हरा, जो प्रभावी था। फिर से सुनना, ध्यान से सुनना, हमने क्या लिया देखा, ध्यान से सुनना, मिराबिलिस जालप्पा, जिसे हम गुलेबांस बोलते हैं। ठीक है, हमने इस पेड़ में पर्ण का जो रंग है, जो एक लक्षण है, क्या पर्ण का रंग क्या है, एक लक्षण है, वो देखा हमने देखा जो नर जो है ना, नर, उसकी जो पर्ण जो थी, उसकी लीफ जो थी, उसका कलर जो था कैसा था, हरा था, जो प्रभावी लक्षण था। चलो जी, हमने क्रॉस कराया मादा, जिसमें पर्ण का रंग जो था वो पीला था। ठीक है, जो कैसा लक्षण था, अप्रभावी था। कैसा लक्षण था, अप्रभावी था। ठीक है, सिंपल सा था, समझ में आ गया। चलें आगे, कंफ्यूजन तो नहीं है। चलिए अब ध्यान से सुनना, कैसा लक्षण मिला हमें। हमने बोला कि भैया यहां पर जो लक्षण हमें मिला, रुकना ध्यान से सुनना, इतनी सी चीज बदल समझ में आ गई। अभी F1 देखेंगे कैसी आती है, अभी रुकना। ठीक है, हम सेक्स बदल देते हैं एक बार। हमने अब नर जो लिया वो कैसा लिया, पीला। नर पहले यहां पर कैसा है, हरा, यहां पर है पीला, जो कैसा है, अप्रभावी है। ठीक है, क्रॉस कराया किससे, मादा से, जिसका रंग है हरा, जो कैसा है, प्रभावी है। ठीक है, आप मुझे बताना, सोच समझकर मुझे बताना। पहले इस केस में देखते हैं, फर्स्ट और ये सेकंड, दो केस मैंने दिखाए हैं, दो प्रकार के क्रॉस दिखाए हैं। ठीक है, यहां पर भी F1 आएगी, यहां पर भी F1 आएगी। मैंने यहां जीनोटाइप नहीं लिखा है, जीनोटाइप नहीं लिखा, आप खुद सोच समझकर मुझे बताना। लक्षण नर में अप्रभावी लिया, मादा में प्रभावी लिया, कैसा आएगा F1, कैसे रंग के पर्ण होंगी, पत्तियां कैसे रंग की आएंगी। आप सीधा बोलेंगे सर हरा, हरा रंग होगा, किसमें, पर्ण में। क्यों, प्रभावी है, सीधी सी बात है भाई। अगर मैं यहां पर हरा यानी कैपिटल जी, ग्रीन, और यहां पर पीले के लिए वाई नहीं लूंगा, क्या लूंगा, अप्रभावी है, स्मॉल जी। तो सीधी सी बात है, यहां पर क्या आएगा, कैपिटल जी, स्मॉल जी। आप सीधा बोलेंगे कैपिटल जी किसके लिए था, हरे के लिए। ठीक है जी, हरा रंग, समझ में आता है।
अब यहां पर क्या आएगा, यहां पर भी कैपिटल जी, यहां पर स्मॉल जी, यहां पर F1 क्या आएगी, कैपिटल जी स्मॉल जी। कैसी होनी चाहिए, हरी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, हरी होनी चाहिए, लेकिन मिला पीला। अब बोलेंगे अरे बाबा, उड़ी बाबा, ये क्या हुआ? सर आपने यहां पर व्युत्क्रम क्रॉस कराया, आपने सर पहले भी यहां पर व्युत्क्रम क्रॉस कराया। व्युत्क्रम क्रॉस में क्या किया, रेसिप्रोकल में क्या किया, हमने लिंग बदल दिया, बस ये किया। जहां एक नर प्रभावी लक्षण दिखा रहा है, दूसरी कंडीशन में नर अप्रभावी लक्षण दिखाएगा, इस तरीके से क्रॉस करते हैं। तो हमने देखा F1 में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन सर यहां पर भी तो व्युत्क्रम क्रॉस कराया। मैं बोलूंगा हाँ भैया बिल्कुल कराया। जहां नर प्रभावी लक्षण दिखा रहा है, वहीं नर अब अप्रभावी लक्षण दिखा रहा है, बिल्कुल बदल दिया बेटा जी। हिसाब से F1 जो थी वो सेम आनी चाहिए थी, सेम लक्षण, लेकिन भैया यहां पर तो उल्टा हो गया। उल्टा हो गया क्या, हरा है और पीला है। आप बोलेंगे सर ये पीला कैसे हो गया, ये तो समझ में आता है, कैपिटल जी स्मॉल जी हरा है, सर ये पीला कैसे हो गया, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल है, कैसे है बताने वाला हूं, ठीक है। अब एक काम करता हूं, पहले तो मैं यहां से जीनोटाइप हटा देता हूं, क्योंकि वो जीनोटाइप आपको परेशान कर सकते हैं। आप इसको इस तरीके से समझिए, ठीक है। कैसे, ध्यान से सुनना, कैसे समझेंगे बेटा, देखो क्या मैंने यहां पर, जीनोटाइप हटा दिए, हाँ जी हटा दिए, ठीक है। अब देखना, मैंने यहां पर एक नर लिया, लंबा था, मादा ली बोनी, उल्टा कर दिया। नर कैसा ले लिया, बोना, मादा कैसी ले ली, लंबी। दोनों कंडीशन में जो पहली पीढ़ी आई, दोनों ही लंबे थे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, यानी सेक्स चेंज किया, F1 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ये क्या कहला रहा है हमारा, व्युत्क्रम क्रॉस। चलिए दूसरी कंडीशन हमने बोला, यहां पर भी हमने वही किया। अब यहां पर हमने नर जो था वो हरी पत्तियों वाला लिया, और यहां पर नर पीली पत्तियों वाला लिया। यानी एक क्रॉस में हम प्रभावी ले रहे हैं, एक क्रॉस में हम अप्रभावी ले रहे हैं, यानी हम सेक्स बदल रहे हैं। हिसाब से क्या होना चाहिए था, F1 सेम आनी चाहिए थी जो हमने पढ़ा, लेकिन यहां पर F1 तो बदल गई, एक तरफ हरी आ रही है और एक तरफ पीली आ रही है। उड़ी बाबा ये कैसे हो गया, यही पूछेंगे ना सर, ये कैसे हो गया। यहां तक तो ठीक था, ये तो समझ में आ गया था कि जब हम जीनोटाइप लिखते हैं तो जीनोटाइप से हमें समझ में आ जाता है कि लंबा लंबा, क्योंकि यहां पर कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां पर स्मॉल टी कैपिटल टी। सर जीनोटाइप से यहां तो सिंपल सा पता लग रहा है कि ये भी लंबा है, ये भी लंबा है, लेकिन यहां पर मैं जीनोटाइप नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि अभी बताऊंगा जीनोटाइप नहीं लिख रहा हूं, लेकिन फिर भी F1 बदल गई है। कैसे सर, कैसे, आइए ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं। मैंने आपको पिछले लेक्चर में जाते जाते एक प्रश्न दिया था और पूछा था कि आपको माइटोकॉन्ड्रिया किससे मिला है, मम्मी से कि पापा से। आप में से कई जानते होंगे, आप मुझे आंसर लिख भी सकते हैं। बताइए जरा जल्दी से कि आपको या आपके अंदर, मेरे अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया सूत्र कणिकाएं, वो हमें किससे मिली है, मम्मी से आई है कि पापा से आई है। अगर आपने मानव जनन चैप्टर ढंग से पढ़ा है तो आप आंसर दे देंगे, अगर नहीं पढ़ा है तो कोई टेंशन नहीं है, 11th क्लास थोड़ी बहुत तो पढ़ी होगी। ध्यान से देखिएगा बेटा, देखिए ये एक अंडाणु है, ये एक शुक्राणु है, सिंपल। चलो जी, अब अंडाणु के अंदर केंद्रक है जिसमें डीएनए है, गुणसूत्र होते हैं डीएनए से बने होते हैं। चलो जी, डीएनए इतना तो पता है ना भाई, केंद्रक, केंद्रक के अंदर कौन है, डीएनए, जो क्या बनाते हैं, गुणसूत्र। डीएनए का भाग क्या होता है, जीनी, हम ऑलरेडी पढ़ चुके, बार बार नहीं, ठीक है। उसी प्रकार शुक्राणु के अंदर भी केंद्रक है और उसमें भी डीएनए है। चलो जी ठीक है, बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया। अब आप मुझे बताएंगे, क्या आपने 11th क्लास में ये पढ़ा होगा क्या कि एक कोशिका जो होती है, एक कोशिका जो होती है, यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है, उसमें डीएनए कहां मिलता है। आप बोलेंगे सर केंद्रक में मिलता है, केंद्रक के अलावा कहीं मिलता है। गौर से सुनिएगा बेटा, ध्यान से सुनना, क्या बोलने वाला हूं समझना। ये एक कोशिका है, इस कोशिका में डीएनए कहां मिलता है। मान लो ये एक जंतु कोशिका है, इसमें डीएनए कहां मिलता है। ये एक पादप कोशिका है, इसमें डीएनए कहां मिलता है, जरा जल्दी से सोचिए। जंतु कोशिका,
पादप कोशिका, इसमें डीएनए कहाँ मिलता है? आप बोलेंगे सर केंद्रक में मिलता है। कौन? डीएनए। चलो जी, यहां पर भी केंद्रक में मिलेगा कौन? डीएनए। चलो जी, सिंपल, चले, कोई दिक्कत तो नहीं। अब ध्यान से सुनना, डीएनए का एक छोटा सा भाग क्या होता है? आप बोलेंगे सर जीन होता है। आइए देखिए, डीएनए का एक छोटा सा भाग जीन, डीएनए का एक छोटा सा भाग जीन। वो जीन, ध्यान से सुनना, वो जीन जो केंद्रक में है, ध्यान से सुनना, वो जीन जो केंद्रक में है। जरा सोचिए, ये जो जीन मैंने दिखाया है लाल रंग का, केंद्रक है कि केंद्रक के बाहर है? आप बोलेंगे सर केंद्रक के अंदर है, न्यूक्लियस के अंदर है। बेटा ये जीन जो है, ये जीन जो केंद्रक में है, क्यों? क्योंकि डीएनए केंद्रक के अंदर है। ऐसे जीन्स को हम बोलते हैं, याद रखना, कैरियो जीन। क्या नाम देते हैं? कैरियो जीन। अब जरा सोचिए, प्रो कैरियोटिक, यू कैरियोटिक, कैरियो वर्ड आया, कैरियो का मतलब होता है केंद्रक। तो जरा सोचिए, कैरियो जीन यानी वो जीन जो कैरियो में है, कैरियो यानी केंद्रक में है। तो ऐसे जीन जो केंद्रक में होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? कैरियो जीन। सिंपल, समझ में आ गया? कोई दुविधा नहीं है, समझ में आ गया? चलें आगे। अब आगे चलते हैं। अब मेरा प्रश्न था, क्या डीएनए या जीन्स सिर्फ केंद्रक में होते हैं कि केंद्रक के बाहर भी होते हैं? तो याद रखना, बाहर भी होता है डीएनए, केंद्रक के बाहर होता है। आप बोलेंगे सर कहां होता है? अगर आपने 11वीं कक्षा ध्यान से पढ़ी हो तो याद करिए, क्या आपने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा होगा, जिसे हम सूत्रकणिका बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया याद आ रहा है? इस माइटोकॉन्ड्रिया में कहीं ना कहीं अगर आपको याद आ रहा हो तो कोई आधात्री होती थी आधात्री, मैट्रिक्स जिसको बोलते थे। और इस मैट्रिक्स में याद रखना, इस आधात्री में याद रखिएगा क्या मिलता था? डीएनए। क्या मिलता है भैया? डीएनए मिलता है, याद रखना। अब जरा सोचिए, माइटोकॉन्ड्रिया किस में होता है? जंतु कोशिका में कि पादप कोशिका में? भैया दोनों में होता है। दोनों की आधात्री में क्या होता है? डीएनए होता है। चलो जी, और उस डीएनए का एक छोटा सा भाग कौन है? जीन। डीएनए का एक छोटा सा भाग कौन है? जीन। यहां पर भी जीन, यहां पर भी जीन। तो इतना तो कॉमन सेंस लगाइए कि डीएनए का भाग कौन है? जीन। और डीएनए कहां पर मिल रहा है? केंद्रक में भी मिल रहा है, और केंद्रक के बाहर किस में मिल रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में मिल रहा है। इतनी सी बात समझ में आ गई? चले, अब आप बोलेंगे सर आपने जंतु कोशिका पादप कोशिका दो बनाई है, क्यों? ध्यान से सुनना बेटा, पादप कोशिका में एक और कोशिकांग होता है। अगर 11वीं कक्षा पढ़ी हो ध्यान से तो याद करिए, कहीं हरित लवक नाम की कोई चीज होती है? याद करिए, कोई हरित लवक अगर याद आ रहा हो, 11वीं कक्षा में आपने पढ़ा था, कोशिका चैप्टर था, उसमें हरित लवक याद आ रहा है? याद आ रहा है? तो उस हरित लवक के अंदर स्ट्रोमा नाम की कोई चीज थी, और इस स्ट्रोमा में ध्यान से सुनना क्या मिल रहा था? डीएनए मिल रहा था। और डीएनए का एक छोटा सा भाग क्या है? जीन। अब आप मुझे बताएं सोच समझकर, क्या जंतुओं में हरित लवक होता है? नहीं, हरित लवक केवल पादपों में होता है। ठीक है, अब सोचना और सोच समझकर मुझे बताना, दिमाग लगाना, दो कोशिका, इन दोनों कोशिका में जीन्स है, डीएनए का भाग। वो जीन्स जो केंद्रक के अंदर हैं क्या कहला रहे हैं? कैरियो जीन। क्या सिर्फ केंद्रक में ही जीन्स थे? नहीं, केंद्रक के बाहर भी है। बेटा ये थोड़ा सा टफ पड़ जाएगा, इसलिए कंसंट्रेशन से सुनिएगा। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, कंसंट्रेशन से सुनना। फिर बोल रहा हूं, दो कोशिका, एक जंतु कोशिका, एक पादप कोशिका। हमने बोला कि भैया जीन डीएनए का भाग होता है। कहां पर मिल रहा है? हमने बोला सर केंद्रक में मिलता है, गुणसूत्र में, है ना। वो डीएनए जो केंद्रक में मिलता है उसके जो जीन्स है वो क्या कहलाते हैं? कैरियो जीन। ये हमने सबसे पहले बात करी। चलो जी, यही जीन्स होते हैं जो हमारे लक्षणों को उत्पन्न करते हैं। चलो जी, मेरी आंखों का रंग, मेरे बालों का रंग, मेरी त्वचा का रंग, ये सारे लक्षणों को कौन निर्धारित करते हैं? केंद्रक में मिलने वाले जीन्स। ठीक है, अब हमने बात करी क्या केंद्रक के बाहर भी जीन्स हैं? हमने बोला हाँ है। कहां है? एक तो माइटोकॉन्ड्रिया में,
किसके? जंतु के कोशिका के भी माइटोकॉन्ड्रिया और पादप कोशिका के भी माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है? जीन्स है। और साथ ही साथ हरित लवक में भी जीन्स है, क्योंकि हरित लवक में भी डीएनए मिलता है। अब यहां पर ना पादप कोशिका में केंद्रक के बाहर दो कोशिकांग में क्या मिल रहे थे? जीन्स मिल रहे थे केंद्रक के बाहर। लेकिन जंतुओं में हरित लवक तो होता नहीं, तो सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, अब ये जीन्स ध्यान से सुनना, वे जीन्स जो केंद्रक में ना मिलकर केंद्रक के बाहर मिलते हैं उन्हें बोलते हैं, याद रखना, साइटोजीन्स। याद रखना, उन्हें हम क्या बोलते हैं? साइटोजीन। अब आप मुझे बताएं, मेरी एक कोशिका, हम जंतु हैं, मेरी कोशिका में कितने प्रकार के जीन्स मिल रहा है? आप बोलेंगे सर दो, एक है कैरियोजीन जो केंद्रक में है, एक है साइटोजीन जो माइटोकॉन्ड्रिया में है। जबकि पादप कोशिका में बात करें तो कितने प्रकार के जीन्स मिल रहा है? आप बोलेंगे सर मिल तो दो ही प्रकार के रहे हैं। कौन? कैरियोजीन्स किसमें? केंद्रक में। और साइटोजीन दो जगह मिल रहे हैं, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया और एक हरित लवक। ठीक, समझ में आ गया? अब आप मुझे बताना, सोच समझकर मुझे बताना ध्यान से, वंशागति का मतलब क्या था? वंशागति याद करिए, मेंडल ने बताई थी ना, वंशागति का मतलब क्या था? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का जाना। ठीक है जी, लक्षणों को कौन निर्धारित करते हैं? जीन्स। यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीन्स का जाना क्या कहलाएगी? वंशागति। ठीक, अब आप सोचना और सोच समझकर मुझे बताना, ये एक अंडाणु है और ये एक शुक्राणु है। शुक्राणु के केंद्रक में जीन्स है, अंडाणु के केंद्रक में भी जीन्स है। क्या है? कैरियोजीन। किसका कैरियोजीन? माता का। समझ में आ रहा है? शुक्राणु के केंद्रक में जीन है, क्या है? कैरियोजीन। किसका? पिता का। इतनी तो अंग्रेजी समझ जाएंगे ना, कैरियोजीन पिता के, क्योंकि शुक्राणु के केंद्रक में है। कैरियोजीन माता के, क्यों? क्योंकि अंडाणु के केंद्रक में है। ठीक है भैया, आप मुझे बताएं क्या इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा? इसमें नहीं होगा, इसमें भी था भैया। यहां पर भी माइटोकॉन्ड्रिया, यहां पर भी यहां थोड़ा छोटा दिखा दिया, थोड़ा बड़ा दिखा दिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। अब जरा जल्दी से दिमाग लगाएं और सोचिए, क्या माइटोकॉन्ड्रिया में जीन है? आप बोलेंगे हाँ सर है। क्या यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया में जीन है? हाँ है, यहां पर भी माइटोकॉन्ड्रिया और वहां पर भी माइटोकॉन्ड्रिया। इसके माइटोकॉन्ड्रिया में जीन है? हाँ जी बिल्कुल है। और माइटोकॉन्ड्रिया में जीन है, उनका नाम क्या है? साइटोजीन। वो जीन जो केंद्र के बाहर मिल रहा है, क्या कहला रहे हैं? साइटोजीन। क्योंकि डीएनए केंद्रक में भी है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी है। भूल मत जाना, ये 11th क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। ठीक है, याद रखना, डीएनए सिर्फ केंद्रक में नहीं मिलता, डीएनए केंद्रक के बाहर भी मिलता है। किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। जंतुओं की बात करें तो सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया, पादपों की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया के साथ साथ हरित लवक। खत्म, खल्लास, इतनी सी बात। ठीक है, अब जरा सोचिए, यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया में है जीन? हाँ है। क्या नाम है? साइटोजीन। यहां पर है? हाँ है। यहां पर भी क्या नाम है? साइटोजीन। अब जितने भी बच्चे हैं जिनको याद है, हमने मानव जनन जब चैप्टर पढ़ा था, याद करिए, गौर से सुनिए, ध्यान से देखिए इसको। क्या? शुक्राणु जब अंडाणु का भेदन करता है, शुक्राणु जब अंडाणु से संलयन करता है, शुक्राणु जब अंडाणु के साथ निषेचन करता है, शुक्राणु का कौन सा भाग, कौन सी चीजें शुक्राणु की अंडाणु में जाती हैं? सोचना, जब निषेचन होता है तो क्या क्या जाता है शुक्राणु से अंडाणु में? दिमाग लगाएं। क्या बताया था? क्या? केवल केंद्रक और एक तारक केंद्र, अगर याद आ रहा हो। केंद्रक और तारक केंद्र। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं जाएगा। किसका? शुक्राणु का नहीं जाएगा, केवल केंद्रक और तारक केंद्र जाएगा। यानी जरा सोचिए, जब निषेचन होगा तो जो युग्मनज बनेगा, क्या बनेगा भैया? युग्मनज बनेगा। उस युग्मनज में ये केंद्रक किसका? अंडाणु का। और ये केंद्रक किसका? शुक्राणु का। ठीक है, यहां पर जो जीन है
किसके? कैरियोजीन किसके? माता के। कैरियोजीन किसके? पिता के। अब ये है द्विगुणित केंद्रक, जिसमें 50% कैरियोजीन माता से आए, 50% कैरियोजीन पिता से आ गए हैं। पिता से क्या आ रहा है? कैरियोजीन आ रहे हैं। माता से क्या आ रहे हैं? भैया दोनों के केंद्रक जुड़ गए हैं, बस। क्या जुड़ गए हैं? केंद्रक। ये केंद्रक दोनों जुड़ गए हैं। इस केंद्रक में कैरियोजीन, इस केंद्रक में कैरियोजीन। ये कैरियोजीन किसके? माता के। ये कैरियोजीन किसके? पिता के। दोनों केंद्रक जुड़ जाएंगे तो जो केंद्रक बनेगा युग्मनज का, उसमें 50% कैरियोजीन माता के, 50% कैरियोजीन पिता के। खत्म, खल्लास। इतनी सी बात। अब आप मुझे बताएं, ये इससे टकराया, इसका केवल केंद्रक आया, तार केंद्र भी छोड़ो, केवल केंद्रक आया। माइटोकॉन्ड्रिया आया क्या? नहीं। तो अब जरा सोचिए, इस अंडाणु का जब निषेचन होएगा तो यहां से सिर्फ कौन आ रहा है? केंद्रक। तो अब आप मुझे बताएं, निषेचन होने के बाद ये जो संरचना होगी, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है या नहीं है? इसका सिर्फ ये आया है, बस। क्या हो गया? युग्मनज बन गया। अब ये युग्मनज का मतलब क्या होता है? जब अंडाणु निषेचित हो जाता है, अंडाणु के अंदर शुक्राणु का कुछ भाग आ जाता है। अब ये क्या है? निषेचित अंडाणु ही तो है ना, जिसको हमने युग्मनज बोला है। क्या इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है? है। ये माइटोकॉन्ड्रिया किसका था भैया? माता का था। यही तो था ना माइटोकॉन्ड्रिया। अब आप मुझे बताएं, इस युग्मनज में माइटोकॉन्ड्रिया किससे आया है? पिता से कि माता से? माता से। पिता का माइटोकॉन्ड्रिया नहीं आया, यानी पिता के साइटोजीन नहीं आए। किसके साइटोजीन आए हैं? माता के। आए हैं या नहीं आए? तो अब आप मुझे बताएं, ये जो युग्मनज है, इस युग्मनज के अंदर 50% कैरियोजीन, 50% कैरियोजीन किसके हैं भैया? अंदर माता और पिता। क्योंकि केंद्रक जो था उसमें कैरियोजीन 50% मदर के होंगे, 50% फादर के होंगे, क्योंकि शुक्राणु से कैरियोजीन तो आ रहे हैं, केंद्रक तो आ रहा है। लेकिन 100%, 100% साइटोजीन होंगे किसके? माता के। क्योंकि साइटोजीन फादर से तो आ ही नहीं रहे हैं, केवल किसके हैं? मदर के। किससे? माइटोकॉन्ड्रिया के। तो जरा सोचो, एक युग्मनज में दो प्रकार के जीन्स हैं, कैरियोजीन भी है, साइटोजीन भी है। युग्मनज में कैरियोजीन किसके थे? माता के भी, पिता के भी। 50% माता, 50% पिता। लेकिन साइटोजीन किसका है? सिर्फ माता का। अब जरा सोचिए, मेरे अंदर, आपके अंदर यही कोशिका विभाजन करके भ्रूण बनाती है, भ्रूण से शिशु बनता है। यही कोशिका में जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा आगे बदलता जाएगा, डिवीजन करेगा, विभाजन करेगा। अब जरा सोचिए, मेरी कोशिका में मेरा निर्माण, आपका निर्माण इस कोशिका से है। इस कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया किससे आया? मम्मी से। तो इस कोशिका से जब मैं पूरा बनाऊं, इसी कोशिका से आप पूरे बने, तो हमारे अंदर माइटोकॉन्ड्रिया किससे आया? मम्मी के पापा? मम्मी से। यही प्रश्न मैंने आपसे पूछा था ना। अब आप मुझे बताएं, वंशागति का मतलब समझ में आता है? क्या होता है वंशागति का मतलब? आप जानते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीन्स का जाना, कारकों का जाना, लक्षणों का जाना, यही क्या कहलाती है? वंशागति। अब देखिए, दो प्रकार की वंशागति होती है, नाम से ही पता लग जाएगा। एक है कैरियो प्लाज्मिक वंशागति और एक है साइटोप्लाज्मिक वंशागति। वंशागति का मीनिंग समझ में आ गया? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना, किसका? जीन्स का जाना। अब आप मुझे सीधा सीधा बता दीजिए, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अगर जीन्स कौन से जाएंगे? कैरियो जीन्स जाएंगे, तो ऐसी वंशागति क्या कहलाएगी? कैरियोप्लाज्मिक वंशागति। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अगर साइटोजीन जाएंगे तो वो क्या कहलाएगी? साइटोप्लाज्मिक वंशागति। नाम से पता लग रहा है, क्लियर है? कौन जाएंगे? कैरियोजीन।
की वंशागति और साइटोजीन की वंशागति। अब आंसर आपने देना है, मैं नहीं, आप देंगे पिता इन दोनों में से कौन सी वंशागति दर्शाता है। जल्दी से आंसर दीजिएगा, पिता इन दोनों में से कौन सी वंशागति दर्शाता है। पिता 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 फादर कौन सी वंशागति दर्शाता है? सिर्फ और सिर्फ कैरियोप्लाज्मिक वंशागति। यानी कैरियोप्लाज्मिक वंशागति किसने दर्शाई? पिता ने। माता दर्शाती है? आप बोलेंगे हाँ सर माता भी तो दर्शाती है। भैया कैरियोजीन पिता से भी आ रहे हैं, माता से भी आ रहे हैं। ये लो अभी अभी दिखाया है, कैरियोजीन जो है यहां पर इसके अंदर माता से भी आए हैं और पिता से भी आए हैं। यानी कैरियोजीन की जो वंशागति होती है, जिसे हमने कैरियोप्लाज्मिक वंशागति बोला, कौन दिखा रहा है? पिता भी और माता भी। चलो अब आप मेरे को सीधा सीधा आंसर दे दीजिए, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये वंशागति कौन दर्शाता है? सोच समझकर आंसर दीजिएगा, पिता के माता? सिर्फ माता, सिर्फ माता, सिर्फ और सिर्फ माता, पिता नहीं। क्यों? क्योंकि जब निषेचन हो रहा था तो पिता से सिर्फ कैरियोजीन आ रहे थे, साइटोजीन नहीं आए। खत्म, इतना सा आंसर था। क्या? जब निषेचन हो रहा था, शुक्राणु अंडाणु को भेद रहा था, तो केवल केंद्रक आ रहा था, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं आए। हाँ माइटोकॉन्ड्रिया आ जाते तो सीधी सी बात है, पिता भी क्या दर्शाता? साइटोजीन की वंशागति। लेकिन नहीं आ रहे, सिर्फ केंद्रक आ रहा है, सीधी सी बात है क्या दर्शा रहा पिता? केवल कैरियोजीन्स की वंशागति दर्शा रहा है। जबकि माता, दोनों चीजें आ रही हैं युग्मनज में माता से, केंद्रक भी आ रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया भी आ रहा है। पिता से केवल केंद्र। देखो सीधे सीधे शब्दों में, ये जो युग्मनज है ना, ये कैसे बना? इसके अंदर इसका कुछ अंश आया, शुक्राणु का क्या आया? केवल केंद्रक आया, बस और कुछ नहीं आया। अब जरा सोचिए, ये जो युग्मनज बना है इसमें केंद्रक किस किस के हैं? माता का भी, पिता का भी। और माइटोकॉन्ड्रिया किसका है? सिर्फ माता का। खत्म, बस इतनी सी बात है। तो ये मैंने आपको बताई है दो प्रकार की वंशागति। अब आप बोलेंगे ये सारी चीजें क्यों बताई थी, क्या था रीजन? अब ध्यान से सुनना, समझना और सोच समझकर मुझे बताना। साइटोप्लाज्मिक वंशागति सिर्फ माता दर्शाती है, यानी साइटोजीन केवल किससे आ रहे हैं? माता से। ठीक है, समझ में आ गया? अब मैं आपसे बोलने वाला हूं, मान लो एक लक्षण है, मान लो एक लक्षण जिसको निर्धारित, ध्यान से सुनना, जिसको निर्धारित साइटोजीन करते हैं, जिसको निर्धारित साइटोजीन करते हैं। क्या बोला मैंने? बोला एक लक्षण है जिसको निर्धारित कौन करते हैं? साइटोजीन करते हैं। ठीक है, चलें आगे। कंफ्यूजन तो नहीं था? अब इधर देखना, ध्यान से सुनना। एक नर, एक मादा, ये जो लक्षण है मान लेते हैं क्या है ये लक्षण? पर्ण का रंग। किसका रंग बेटा? पर्ण का रंग है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? चले, हमने बोला पत्ती का रंग एक लक्षण है जिसको निर्धारित करते हैं कौन? साइटोजीन। ठीक है, चलो जी। अब यहां पर मान लेते हैं वो जीन जो था मान लेते हैं यहां पर माता के माइटोकॉन्ड्रिया में है या हरित लवक, क्योंकि अब हम देखिए पर्ण की बात कर रहे हैं यानी पेड़ों की बात कर रहे हैं, और पेड़ों में साइटोजीन कहां पर होते हैं? मैंने आपको बताया था माइटोकॉन्ड्रिया के साथ साथ हरित लवक में, है ना, होते हैं ना। चलो, अब यहां पर जो माता के अंदर जो लक्षण था वो था कैसा बेटा? हरा। क्या था? हरा। पर्ण कैसी थी? हरी थी। ठीक है जी, कैसा था ये लक्षण? प्रभावी। क्योंकि ज्यादातर, ध्यान से सुनना समझना, ज्यादातर पेड़ों में पर्ण का रंग हरा था जो प्रभावी लक्षण था, और इस लक्षण को रेगुलेट, निर्धारित कौन कर रहे थे? साइटोजीन। ठीक है, यहां पर पर्ण का रंग कैसा है? पीला। कैसा है? पीला, जो अप्रभावी है। कैसा है? अप्रभावी है। चलो जी, इस लक्षण को भी कौन निर्धारित कर रहे हैं? साइटोजीन। यानी नर में भी साइटोजीन है
मादा में भी साइटोजीन है, निर्धारित कर रहे हैं लक्षणों को। ठीक है जी, ठीक। अब देखिए हमने क्या किया। अब हमने नर जो लिया है, ध्यान से सुनना, वो कैसा लिया है? हरा, क्योंकि यहां पर नर में जो साइटोजीन है वो प्रभावी है, और मादा जो है उसमें जो पर्ण का रंग है वो पीला, क्योंकि यहां पर जो साइटोजीन है वो अप्रभावी है। चलो जी, यानी इस एग्जाम्पल में हम किसकी बात कर रहे थे? साइटोजीन्स की बात कर रहे थे। ठीक है, साइटोजीन जो केंद्रक में नहीं, कहां पर हो सकते हैं? या तो माइटोकॉन्ड्रिया या हरित लवक पेड़ों में, जंतुओं में केवल माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब आप मुझे बताना, अगली जब पीढ़ी आएगी तो साइटोजीन कहां से आएगा? नर से कि मादा से? सिमिलरली यहां पर अगली पीढ़ी जब आएगी तो साइटोजीन कहां से आएगा? नर से कि मादा से? सोच समझकर आंसर देना, आपका आंसर आ जाएगा। किससे आएगा? मादा से। यहां से भी कहां से आएगा? मादा से। आप बोलेंगे क्यों? अभी अभी बताया था, बांगड़ू, बांगड़ू मतलब नटखट बच्चे, जरा सोच, अभी अभी बताया था साइटोजीन की वंशागति केवल किससे होती है? माता से। और हमने पढ़ा ये जो लक्षण था इसको कौन निर्धारित कर रहा था? वो जीन जो कौन है? साइटोजीन है, कैरियोजीन नहीं। एक लक्षण को कौन निर्धारित कर रहा है? साइटोजीन। अब ये साइटोजीन मादा में जो था वो कैसा रंग प्रोड्यूस कर रहा था? हरा। नर में पीला। यहां पर हमने उल्टा कर कर देखा, यानी व्युत्क्रम कराया, उल्टा कराया। ठीक है, अब आप मुझे बताएं यहां पर रंग कैसा आएगा F1 पीढ़ी में? सोचिए, जल्दी से सोचिए, यहां पर रंग कैसा आएगा? वैसे अगर मेंडल के हिसाब से देखें तो क्या होएगा? प्रभावी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? यहां पर हरा होना चाहिए, और यहां पर कैसा होना चाहिए? हरा होना चाहिए, क्योंकि हरा प्रभावी है। यही तो बोलता है प्रभाविता का नियम। क्या बोलता है मेंडल का? क्या कि भैया अगर आप जनक लेते हो विपरीत लक्षण वाले तो F1 में हमेशा प्रभावी लक्षण दिखेगा, तो यहां पर प्रभावी होना चाहिए हरा। यहां पर भी हरा, यहां पर भी, लेकिन देखिए यहां पर हरा है लेकिन यहां पीला है। क्यों पीला है? मैक्सिमम बच्चे समझ गए होंगे काहे है भैया। हरा काहे? क्योंकि माता से आ रहा है। पीला काहे? माता से आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो लक्षण है इसको निर्धारित करने वाले जीन्स साइटोजीन है, और साइटोजीन सदैव सिर्फ और सिर्फ किससे आते हैं? माता से आते हैं। तो इस वजह से, ध्यान से सोचो, इस वजह से F1 जो है वो पलट गई। कौन सा क्रॉस करने पर? व्युत्क्रम क्रॉस करने पर। तो ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। अब एक बार जल्दी से रिवाइज कर दूं जो आज मैंने आपको पढ़ाया है। देखना, देखिए मैं थोड़ा पीछे चलता हूं और पीछे चलकर मैं आपको बताता हूं व्युत्क्रम क्रॉस क्या था। देखिए व्युत्क्रम क्रॉस यानी रेसिप्रोकल क्रॉस क्या था? जिसमें हम क्या करते हैं? क्रॉस हमने करा दिया, जिसमें हमने मान लेते हैं नर जो लिया वो प्रभावी ले लिया और मादा जो हमने अप्रभावी ले ली। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं? एक सेकंड कंडीशन में फिर से क्रॉस कराते हैं, जहां पर हम लिंग बदल देते हैं। क्या कि जहां पहली कंडीशन में नर हमने अगर प्रभावी लिया था, दूसरे क्रॉस में हम वही नर अप्रभावी ले लेते हैं और मादा प्रभावी ले लेते हैं। हमने देखा भैया हमारे पास ये कंडीशन आई। अब ये जब आई तो हमें पता लग गया कि भैया ये भी लंबा, ये भी लंबा। अब आप सोच समझकर मुझे आंसर देना, ये जो जीन्स जो हैं जहां पर ये हमारी F1 नहीं बदली थी, क्यों नहीं बदली थी? वैसे तो आप में से कईयों का आंसर मिल गया होगा। ये क्यों नहीं बदली और वहां क्यों बदल गई? क्योंकि वहां पर वंशागति किसकी थी? साइटोजीन की। यहां पर वंशागति किसकी होगी? कैरियोजीन की। इसलिए नहीं बदला, क्योंकि 50% कैरियोजीन माता से, 50% माता से और 50% पिता से आते हैं। 50% माता से, 50% पिता से। बताया था ना कौन? कैरियोजीन। ठीक है, ये था हमारा व्युत्क्रम क्रॉस का मीनिंग। लेकिन वहीं जब हमने व्युत्क्रम क्रॉस इस पेड़ में कराया, देखा तो भैया हमें F1 बदली हुई दिखाई दे गई। क्यों बदल गई? हमने देखा, हमने पता लगाया कि भैया दो प्रकार की वंशागति होती है। क्या? एक होते हैं क्या आपके कैरियोजीन जो केंद्रक में मिलते हैं, एक होते हैं साइटोजीन जो केंद्रक के बाहर मिलते हैं। कहां मिलते हैं केंद्रक के बाहर? हमने देखा जंतुओं में माइटोकॉन्ड्रिया में मिल रहे हैं, जबकि पादपों में माइटोकॉन्ड्रिया के साथ साथ हरित लवक में मिल रहे कौन? जीन्स। केंद्रक के बाहर क्या कहला रहे हैं? साइटोजीन।
चलो जी, फिर हमने बात करी कि भैया जब निषेचन होता है तो नर से अंडाणु में या नर युग्मक से मादा युग्मक जब निषेचन करता है तो नर युग्मक से केवल कैरियोजीन आते हैं, केवल केंद्रक आता है, साइटोजीन नहीं आते। लेकिन माता से अंडाणु में कैरियोजीन भी है, साइटोजीन भी, और अंडाणु जब निषेचित हो जाता है, युग्मनज बनता है, तो उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया किससे है? माता से, यानी साइटोजीन आए हैं किससे? माता से। इसीलिए हम बोलते हैं हमारे अंदर माइटोकॉन्ड्रिया किससे है? माता से। यानी दो प्रकार के जीन्स माता से आ रहे हैं और एक ही प्रकार का जीन आ रहा है किससे? पिता से। कौन? हमने बोला कि साइटोजीन सिर्फ और सिर्फ किससे आते हैं? माता से, जबकि कैरियोजीन माता से भी आ रहे हैं, पिता से भी आ रहे हैं। कैरियोजीन किसमें थे? केंद्रक में थे। पिता से भी केंद्रक आया, माता से भी केंद्रक आया, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ, या हरित लवक पादपों में भी इंक्लूड कर ले तो सिर्फ माता से आता है। ऐसी वंशागति क्या कहलाती है? साइटोप्लाज्मिक। और जिसमें कैरियोजीन आ रहे हैं कैरियोप्लाज्मिक वंशागति, ये मैंने आपको बता दिया है। फिर मैंने आपको इसका कंसेप्ट बता दिया था कि क्यों यहां पर मिराबिलिस जालप्पा में F1 जो थी वो बदल गई थी। क्यों? क्योंकि मिराबिलिस जालप्पा में जो लक्षण हमने लिया था, क्या? पर्ण का रंग, उसको, उस लक्षण को कैरियोजीन रेगुलेट नहीं कर रहे थे। कौन? साइटोजीन कर रहे थे। और साइटोजीन केवल माता से आते हैं, केवल माता से आते हैं। तो चाहे माता प्रभावी लक्षण दिखाए तो अगली पीढ़ी भी प्रभावी दिखाई देगी, और अगर माता अप्रभावी भी दिखाए तो अगली पीढ़ी भी अप्रभावी दिखाएगी। क्यों? क्योंकि साइटोजीन सिर्फ माता से आते हैं। ये था बेटा जी आज पूरा व्युत्क्रम क्रॉस, और उसके साथ साथ मैंने आपको दो प्रकार की वंशागति बताई है। ये मेरे ख्याल से सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब समय हुआ है किस चीज का बेटा जी? आपका रिवीजन, जो ऑलरेडी मैंने आपको पूरा करा दिया है। ठीक है, पूरा करा दिया है। अब समय हुआ है किस चीज का? आपके क्विज का। बच्चों, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फर्स्ट, संतान को पिता से कितने साइटोजीन्स प्राप्त होते हैं? सोच समझकर आंसर करिएगा। एक संतान को पिता से साइटोजीन्स कितने प्रतिशत मिलते हैं? 0%, 50%, 100%, 25 से 75%। सोचो, कैरियोजीन नहीं पूछा, साइटोजीन पूछा है। पिता से कितने साइटोजीन्स मिलते हैं? सोच समझकर आंसर करिएगा। साइटोजीन्स पिता से। चलिए अगला प्रश्न बेटा जी, प्रथम संतानीय पीढ़ी यानी F1 पीढ़ी की जो संतान जो होती है कि दोनों जनकों में से किसी एक के साथ किया गया संकर, यानी F1 पीढ़ी को उसके किसी भी जनक के साथ, चाहे प्रभावी हो चाहे अप्रभावी हो, उसके साथ अगर क्रॉस कराया जाए तो ऐसा संकरण क्या कहलाएगा? जांच प्रसंकरण, संकर पूर्वज प्रसंकरण, अन्योन्यता प्रसंकरण, एक गुण प्रसंकरण। प्रसंकरण यानी क्रॉस। क्या है? कौन सा क्रॉस कहलाता है, कौन सा प्रसंकरण कहलाता है जब हम F1 को उसी के ही जनक से क्रॉस करते हैं? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से करिएगा जिन्होंने पुराने लेक्चर्स लिए हैं। आइए देखते हैं बेटा जी, यहां पर समय हुआ समाप्त। पहला प्रश्न था, संतान को पिता से कितने साइटोजीन मिलते हैं? पहली बात तो पिता आ गया और फिर आ गया साइटोजीन। मैंने आपको बताया था साइटोजीन केवल और केवल मम्मी से, पापा से सिर्फ कैरियोजीन, मम्मी से दोनों। मम्मी से लगा, देखो ऐसे याद करो, मम्मी से थोड़ा सा लगाव ज्यादा होता है ना, माता से थोड़ा सा लगाव ज्यादा होता है ना। तो माता से दो प्रकार के जीन्स मिल रहे हैं, पिता से एक प्रकार का जीन्स मिल रहा है। ऐसे याद कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। पिता से सिर्फ कैरियोजीन, पापा आपने सिर्फ कैरियोजीन भेजे हमारे अंदर, मम्मी आपने 2 जीन भेजे, कैरियोजीन भी भेजा, साइटोजीन भी भेजा। तो याद रखना, पिता से कोई भी साइटोजीन नहीं मिलता, यानी करेक्ट आंसर क्या हो गया? 0%। ठीक है। दूसरा प्रश्न कि भैया F1 को हम पूर्वज जो जनक जो था उसके साथ क्रॉस करा रहे थे, याद है
कैपिटल टी स्मॉल टी को या तो हमने कैपिटल टी के साथ या कैपिटल टी स्मॉल टी को हमने स्मॉल टी के साथ क्रॉस कराया। ये था आउट क्रॉस और ये था हमारा टेस्ट क्रॉस। ये परीक्षार्थ क्रॉस था, ये हमारा आउट क्रॉस था। दोनों को मिलाकर हमारा क्या कहला रहा था? बैक क्रॉस यानी संकर पूर्वज प्रसंकरण कहला रहा था, जिसके बारे में यहां पर पूछा गया था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा जी? हमारा सेकंड। खत्म। ठीक है, ये था आज का क्विज। आई होप सभी का आंसर सही रहा होगा। अब बात करते हैं आज के होमवर्क की। 5 प्रश्न है, जरूर करना। ये तीसरा वाला जरूर करिएगा बेटा जी प्रश्न। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो किसकी बात करेंगे बेटा जी? हम बात करेंगे अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता की। यानी नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। क्या? अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता। ठीक है, मिलेंगे बेटा जी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके देन, टाटा।